वर्ल्ड के अंदर अनसर्टनिटी खत्म होने को नहीं आ रही और उसका इकोनॉमिक असर आपको पता ही है। डोनाल्ड ट्रंप क्या स्टॉक मार्केट के लिए स्टेटमेंट करते हैं, ये अब सोशल मीडिया पे उनकी हर स्टेटमेंट के बाद क्या क्या स्टॉक प्राइस का होता है, बहुत सारे यूएस के अंदर अकाउंट्स फॉलो करते हैं। पर उसका असर तेल पे भी है, उसका असर गोल्ड पे भी है, उसका असर सिल्वर पे भी है, उसका असर जॉब्स पे भी है, उसका असर शेयर मार्केट के ऊपर भी है, आपकी जेब में क्या जाता है, प्रॉपर्टी प्राइस पे भी है। और चाइना में एक शॉकिंग चीज हुई, 20 साल के प्रॉपर्टी प्राइजेस के प्रॉफिट उड़ गए हैं। अब वो एक पॉलिसी के तहत हुआ है, ऐसा एक मीडिया का सेक्शन कहता है, दूसरा कहता है चाइना एकदम क्राइसिस से जा रहा है, इसलिए रेट 2006 का हो गया है प्रॉपर्टी का। अब वो जो भी हुआ हो, बात करेंगे भारत की, कि भारत के अंदर अगर हम कुछ पैरामीटर्स पे देखें, इकोनॉमी और वॉर, तो क्या होने जा रहा है, क्या प्रिडिक्शंस है, किस तरफ ग्रह जा रहे हैं, और वो सब डिस्कस करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर नरेश कुमार जी। थैंक यू सर फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड ज्वाइनिंग। नमस्कार भंडारी साहब, आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार सबको, और थैंक यू अपना प्लेटफॉर्म देने के लिए। और इस पे बात करेंगे पूरा इस एपिसोड में क्या क्या चल रहा है, प्लानिटरी साइकिल क्या कहता है, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या कहती है। तो आप जो चल शुरू रहा कीजिए, है, अगर पहले तो वॉर से ही शुरू कर लेते हैं, फिर इकोनॉमी पे आते हैं, क्योंकि पहले वॉर इकोनॉमी का एक पार्ट नहीं था ऑर्डिनरीली। अब वॉर क्या बिल्कुल हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में क्या हो रहा है, वो इकोनॉमी का एक पार्ट बन गया है। तो अब आजकल इकोनॉमी बिल्कुल समझने के लिए पहले वॉर समझनी पड़ती है। तो आपके अनुसार क्या चल रहा है, कि क्या तारे कह रहे हैं ट्रंप के कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में क्या करेगा, और ईरान क्या करेगा, और रुकेगा या और फैलेगा, और फैलेगा तो कहां कहां फैल सकता है। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं, देखिए भंडारी साहब, हम ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं, वॉर कहीं पर भी हो वो इकोनॉमी का पार्ट कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हो ही जाती है। मैं आपको दो एग्जांपल देना चाहूंगा। 2022 में जब 24 फरवरी 2022 की डेट है, जब रूस ने इन्वेड किया यूक्रेन के अंदर, तो बहुत ज्यादा असर हमें नजर नहीं आया। एक दिन हमारा निफ्टी गिरा 4-5%, दूसरे दिन हल्का सा गिरा और वे रिकवर कर गया। और बाद में 2022 से लेकर 2025 की कहानी क्या है सबको पता है। निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया सितंबर 2024 में 26,277 का। तो वहां से निफ्टी देखेंगे और आगे देखेंगे तो वॉर का असर हमें लगता है कि नहीं होता। लेकिन यदि उसी इवेंट को हम गोल्ड के साथ जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि क्या गोल्ड के प्राइस बढ़े। एक ही रीजन था, जिस दिन रूस ने इन्वेड किया रशिया इसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर, यूएस ने उसकी एसेट फ्रीज कर दी। जब उसकी एसेट फ्रीज की तो ये मैसेज गया ग्लोबली कि ये तो कभी भी गुंडागर्दी करके किसी की भी एसेट फ्रीज कर देंगे, जैसे ईरान की हुई है ना। तो जो टोटल वर्ल्ड दुनिया के सेंट्रल बैंक हैं, सबने गोल्ड अकोमुलेट करना शुरू कर दिया। आज इकोनॉमिक्स टाइम के बिजनेस पेज की हेडलाइन है कि इंडिया का जो बॉन्ड रिजर्व है, फॉरेक्स बॉन्ड रिजर्व है, उसको गोल्ड ने सरपास कर दिया। तो आरबीआई को छोड़िए, पूरी दुनिया में पोलैंड ले लीजिए, कजाकिस्तान ले लीजिए, जम जम के भर भर के, चाइना ले लीजिए, चाइना ने भी मई में, चाइना नेट बायर है मई में गोल्ड का। तो ये एक दूसरा इम्पैक्ट था जो हमें इकोनॉमी पे नजर नहीं आया, लेकिन ये इम्पैक्ट उस बंदे को नजर आया जिसकी बेटी की शादी थी, जिसके बेटे की शादी थी, जिसको गोल्ड खरीदना था अपनी बेटी या बेटी की शादी के लिए। 2022 में प्लान किया था, 24 में शादी करनी थी या 25 में शादी करनी थी। आप देखिए वहां से रेट कहां पर है। तो अल्टीमेटली इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो था, हाँ, आपकी जेब के ऊपर सीधा नजर नहीं आया, इकोनॉमी के ऊपर नजर नहीं आया, जॉब क्रिएशन के ऊपर नजर नहीं आया, या डेवलपमेंट के ऊपर नजर नहीं आया, क्रूड की कीमतों के ऊपर नजर नहीं आया। क्रूड की कीमतों में भी बीच में एक बार 2022 में आया था, जब इन्होंने रेड सी में ये बंद कर दिया था, ट्रैफिक ये सारा बंद, जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मज में हुआ है वैसे 2022 में भी हुआ था। उस समय भी अगस्त सितंबर के आसपास जब ये बंद हुआ था तो 120 का क्रूड हो गया था। लेकिन वो टाइमली क्राइसिस था, एक आधे महीने में ठीक हो गया था। ये क्राइसिस अभी थोड़ा सा और बढ़ता हुआ, एक्सटेंड होता हुआ नजर आ रहा है। अब हमने देखा कि 28 फरवरी से शुरू हुआ ये क्राइसिस, जिस दिन इसने हमला किया ईरान के ऊपर, और उसके बाद हमने क्रूड देखा कि $68 का क्रूड जो उस दिन रेट थे, यहाँ से हमने $120 जाता देखा, फिर दोबारा 80 पे आता देखा, फिर दोबारा 120 के आसपास ब्रेंट हमने देखा, और फिर दोबारा आज की डेट में उसी रेट के आसपास, 2 मार्च के रेट के आसपास आ गया। 2 दिन पहले स्पाइक किया है और मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकता है। और ट्रस्ट डेफिसिट इतना है, इतना जबरदस्त है दोनों में, ईरान और अमेरिका के बीच में, कि कोई भी एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है। एमओयू साइन कर रहे हैं, एमओयू को रद्दी की टोकरी में डाल रहे हैं। वो स्टेट ऑफ होमस के ऊपर कब्जा करने चाहते हैं। ट्रंप चाहता है कि ये इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो जाए और स्टेट ऑफ होमस जो है वो टोटल फ्रीली जो है वो हो जाए। इतना इतना जबरदस्त तरीके से जो इन्होंने कंट्रोल वो कर लिया ईरान ने इसके ऊपर, स्टेट ऑफ होमस के ऊपर, उससे अल्टीमेटली क्रूड की कीमतें एलिवेटेड ही रहेंगी।
जो भाव आपको फरवरी में नजर आ रहा था वहां से अल्टीमेटली 20-25% ऊपर का ही रहेगा। ईरान ये चाहता है कि जितनी उसके अंदर नुकसान हुआ है, जो उसकी भरपाई के लिए उसको टोल चार्ज करने दिया जाए, या वो सैंक्शन करना चाहता है, वो अपनी मर्जी से अप्रूवल देना चाहता है, वो चीजें ट्रंप जो है वो पसंद नहीं कर रहे। तो अल्टीमेटली उसी चीज के ऊपर कन्फ्लिक्ट हुआ, और दोबारा स्टेट ऑफ ओमान में जिस दिन खामेनी साहब का फ्यूनरल हो रहा था, वहां पर 3 जहाजों के ऊपर हमला हुआ, और दोबारा फिर अमेरिका ने हमला कर दिया। और अब आज की डेट में स्थिति यह है, जब हम ये शो कर रहे हैं तो थोड़ी देर पहले ट्रंप का एक मैसेज आता है कि ईरान दोबारा से डील करना चाहता है, लेकिन मुझे उनके ऊपर भरोसा नहीं है कि क्या वो डील को ऑनर करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन यदि मैं इसको प्लेनेटरी साइकिल में देखता हूं तो मुझे वॉर नजर नहीं आता। वॉर अभी फिलहाल आज की डेट में नजर नहीं आती, लेकिन 15 जुलाई को गुरु अस्त हो जाएंगे। गुरु प्रोटेक्शन फोर्स का काम करते हैं। हमने पहले भी शो में जब बात की थी तो बात हुई थी कि गुरु प्रोटेक्टिव फोर्स है, उच्च के हो गए, लेकिन 15 जुलाई को गुरु अस्त हो जाएंगे। 15 जुलाई को गुरु अस्त होने के बाद कॉन्फ्लिक्ट एक बार हल्का सा आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये आगे एक्सटेंड तब होगा जब शनि वक्री हो जाएंगे। 17 जुलाई को 27 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे। आप पीछे जाइए, शनि जब वक्री होते हैं और इसकी दृष्टि रहेगी सीधा टॉरस के ऊपर। अब टॉरस क्या है? टॉरस ईरान की प्रभाव राशि है। वहां पर जब शनि, हालांकि शनि की दृष्टि पहले भी है, आज की डेट में मंगल वहां पर विराजमान है। मंगल आगे निकल जाएंगे 2 अगस्त को, 2 अगस्त को आगे निकल जाएंगे, और शनि की वक्री दृष्टि इसके ऊपर रहेगी। तो 27 जुलाई के बाद कन्फ्लिक्ट थोड़ा सा और आपको बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। ये कन्फ्लिक्ट जंग भी नहीं होगी, यहां पर ऐसे ही चलता रहेगा। चीजें कब बिगड़ेंगी? चीजें बिगड़ेंगी जब सूर्य शनि आमने सामने आ जाएंगे, या मंगल शनि षटाष्टक में आ जाएंगे। 29 अगस्त से भाद्रपद शुरू हो जाएगा, 5 रविवार हैं भाद्रपद में। उसके बाद ये आएगा आपका आश्विन मास आएगा, उसमें 5 मंगलवार हैं। मंगल जंग का कारक होता है, साल का मंत्री मंगल है। जब हम संवत की कुंडली बनाते हैं ना, तो साल का मंत्री मंगल है। तो ये मंगल बीच में आ जाएंगे। और उसके बाद जो अगला महीना शुरू हो रहा है कार्तिक का, उसमें भी 5 शनिवार हैं। तो 5 शनिवार रविवार, 5 रविवार, 5 मंगलवार और 5 शनिवार, दिस इज कॉल्ड खप्पर योग। ये खप्पर योग बड़ा खतरनाक होता है वैश्विक शांति के लिए। तो ये जो समय है ना 29 अगस्त से लेकर 24 नवंबर तक का, ये वैश्विक शांति के लिए वैसे ही अच्छा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चीजें सेटल होनी शुरू हो जाए, लेकिन वहां पर आप देखेंगे कि यूक्रेन और रशिया आपस में दोबारा जो है वो ज्यादा कंफ्लिक्ट उनका बढ़ता हुआ नजर आएगा। हमने देखा कि रिसेंट टाइम में बहुत ज्यादा एग्रेशन दोनों में बढ़ गया है, और उसका एक कारण ये रहा है कि हमने देखा है कि वीनस जब चेंज हुआ है, वीनस अभी हाल ही में चेंज हुआ है, वीनस केतु के साथ आ गया। वीनस को अंतरराष्ट्रीय संबंधों का कारक ग्रह माना जाता है। जब ये ग्रह आपके जब हम कुंडली बनाते हैं ना, संवत की कुंडली बनाते हैं, और सूर्य जब राशि परिवर्तन करते हैं, तो एक जगत लगन की कुंडली बनती है। वो कुंडली तब बनती है भंडारी साहब जब सूर्य मेष राशि में गोचर करते हैं। इस साल 14 अप्रैल सुबह 9:30 बजे सूर्य का मेष राशि में गोचर था। उसमें जो कुंडली आई है, उसमें जो शुक्र है वो 12वें भाव में चले गए हैं सूर्य के साथ। अब अंतरराष्ट्रीय संबंधों का कारक ग्रह जगत लगन की कुंडली में 12वें भाव में चला जाए, सूर्य के साथ चला जाए, पाप ग्रह के साथ चला जाए, तो अल्टीमेटली इंडिकेट ये करता है कि पूरा साल ही डिस्टर्ब रहेगा। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से पूरा साल ही डिस्टर्ब रहेगा। जितनी मर्जी आप कोशिशें कर लें इस कंफ्लिक्ट को ईज आउट करने की, आप देखेंगे कि महीने बाद फिर वहीं पर आके खड़े हो जाएंगे, जैसे अब ये स्थिति हो गई है। जैसे यूक्रेन और रशिया बीच में 10 बार तो ट्रंप ने बोल दिया कि दोनों आपस में डील करना चाहते हैं, बिठा भी दिया, जेलेंस्की को भी बिठा दिया, बात भी कर ली, लेकिन कुछ सेटल नहीं हो पा रहा। सेटल इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि ग्रह स्थिति ऐसी नहीं है। अब आगे चलेंगे तो और ज्यादा सिचुएशन थोड़ी सी खराब नजर आती है, खासतौर पर 2027 में जब हम आगे चलेंगे। ये तो आपको मैंने खप्पर योग की बात बता दी। अब मंगल यहाँ पर 2 अगस्त तक रहेंगे टॉरस में, और टॉरस के बाद मंगल आगे चले जाएंगे जेमिनी में। ये चलेंगे 18 सितंबर तक। जैसे 18 सितंबर को आगे चलेंगे, ये नीच राशि में चले जाएंगे। मंगल का नीच होना अपने आप में कंफ्लिक्ट का कारक हो जाएगा जब ये मंगल नीच स्थिति में आ गए। और इसी बीच में 17 सितंबर को या 16 सितंबर या 17 सितंबर को सूर्य चले जाएंगे कन्या में। सामने शनि है, ये 6-8 एक्सिस बन जाएगा। शनि और सूर्य का समसप्तक योग, शनि और सूर्य का 6-8 एक्सिस। और पहले तो ये 6-8 एक्सिस बनेगा जब 15 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में आएंगे। सिंह राशि में सूर्य है, शनि मीन पे है, ये 6-8 एक्सिस बन जाएगा। फिर सामने आ जाएंगे 17 या 16 सितंबर को, ये समसप्तक बन जाएगा। फिर ये आगे चलेंगे, ये षटाष्टक बन जाएगा। पहले तो ये दोनों ग्रह, सूर्य क्योंकि सत्ता का कारक होता है, शनि वक्री चल रहे होंगे, वक्री शनि का सूर्य के साथ समसप्तक में आना, वक्री शनि का सूर्य के साथ षटाष्टक में आना, 2-3 महीने लगातार,
और उधर से खप्पर योग का निर्माण, ये एक इंडिकेशन करता है कि वर्ल्ड जो है वो ग्लोबली अस्थिरता बनी रहेगी। एक तो ये चीज होगी, इधर मंगल भी आगे आ जाएंगे। 12 नवंबर को मंगल सिंह राशि में आएंगे, मंगल का शनि के साथ 6 एक्सिस बन जाएगा। और बड़ी बात पता क्या है, नॉर्मल मंगल का ट्रांजिट होता है 45 डेज का, जब सिंह राशि में मंगल आएंगे तो ये 6 जुलाई तक रहेंगे अगले साल। इस बीच में 6 जून या 3 जून के आसपास शनि आगे निकल जाएंगे, शनि आगे निकलेंगे और मंगल भी आगे निकल जाएंगे, और ये 6 एक्सिस लगातार अगले साल अगस्त तक बना रहेगा। पहले सूर्य शनि का 6 एक्सिस, फिर मंगल शनि का 6 एक्सिस, और शनि वक्री, इधर गुरु भी वक्री हो जाएंगे। गुरु शायद अक्टूबर में वक्री होंगे। यूरेनस, नेपच्यून, बुध, शुक्र, ये सारे ग्रह अक्टूबर में वक्री होंगे। इसका मतलब ये है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये ग्लोबल पीस के लिए भी अच्छा नहीं है, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वीनस सिर्फ इंटरनेशनल संबंधों का कारक ग्रह नहीं। Your wish is my command. Lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. मैं यहाँ पे अगर जुड़ा बोल रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ग्लोबल पीस के लिए अच्छा नहीं है। एक और जंग है जिसकी हम बहुत बात नहीं कर रहे, पर वो चल रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जहां पे पहले लगा कि छोटी मोटी मुठभेड़ है, फिर पाकिस्तान ने बॉम्बिंग करी। और अफगानिस्तान में बॉम्बिंग करना तो ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, यूएसएसआर और यूएसए सब समझ चुके हैं कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ देना है। और वो तो तब जब वो सुपर पावर्स थी। ब्रिटेन अपने टाइम पे सुपर पावर थी और ये लोग आज के टाइम के। अब अफगानिस्तान तो टूटी फूटी पावर है, उसने वहां पे पंगा ले लिया है, तो एक वॉर वो होगी। दूसरा, जब आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की बात कर रहे हैं, तो हिस्टोरिकली जब भी पाकिस्तान प्रेशर में आता है, वो कुछ ना कुछ मिसचिफ भारत में करके अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। अब भारत की पॉलिसी अब ये है कि अगर भारत में मिसचिफ या टेरर अटैक होता है तो उसका मतलब है हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, चाहे उसके लिए नूर खां बेस जाना पड़े। तो क्या इस स्थितियों में आप भारत का भी कुछ वॉर काइनेटिक एक्शन पाकिस्तान के ऊपर देख रहे हैं? और इसी में पीओजे के भी डाल लीजिए। तो हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, ये जो पूरा एरिया है ना, बेसिकली जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो भारत नहीं था। भारत में अफगानिस्तान भी था, इंडिया भी था, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था उस समय का जो। और वो जो भारत की प्रभाव राशि बताते हैं शास्त्र में, या तो कन्या बता रहे हैं या मकर बता रहे हैं। तो यदि कन्या पे सूर्य आ रहे हैं 16 सितंबर को और शनि की सीधी दृष्टि में आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये पूरा एरिया भी डिस्टर्ब हो जाएगा। शास्त्र के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ, राशि जो रिप्रेजेंट करता है, ये कन्या राशि ही इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। और इस एरिया के ऊपर यदि शनि की दृष्टि है सीधी और वक्री शनि की दृष्टि है, तो अल्टीमेटली हम मान सकते हैं कि यहाँ पर टेंशन क्रिएट हो सकती है। ये बहुत पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर इस समय क्या होगा, आप जिस टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, उस टाइम फ्रेम के गुजर जाने के बाद गुजरात में इलेक्शन है, यूपी में इलेक्शन है, उत्तराखंड में इलेक्शन है, पंजाब में इलेक्शन है। पंजाब बीइंग ए बॉर्डर बेल्ट, यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा सकती है, ये बहुत पॉसिबल है। और चूंकि ग्रह स्थिति इस तरफ इंडिकेशन कर रही है कि कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है, तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि ये चीज भी पॉसिबल है, इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। प्लैनेटरी सिचुएशन इस तरह की है और राशियां जो प्रभावित हो रही हैं वो ये राशियां प्रभावित हो रही हैं। और यहाँ पर मैं यही नहीं, मुझे लग रहा है कि चाइना ताइवान भी अगले साल जून के बाद कहीं किसी भी समय कुछ ना कुछ, जो आपने बताया ना कि इकोनॉमिक सिचुएशन वहां पर खराब है, वहां से ध्यान हटाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं कि चाइना ताइवान हो जाए, लेकिन यदि चाइना ताइवान होता है तो शायद ये चाइना की सबसे बड़ी गलती होगी, वो इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर भी मार खा जाएगा। अच्छा, आप इसको एक तरह से तो फिर वर्ल्ड वॉर ही हो सकती है, क्योंकि अगर आप देखिए यूएस निकल नहीं रहा बाहर से। वेस्ट एशिया पे मैं गया नहीं, पर ईरान ने तो वेस्ट एशिया के अंदर बोला ही है कि जहां जहां अमेरिकन बेस है, जो हर जगह ही है, हम हमला करेंगे, वो वापसी करेंगे। यूएई पैसे दे के बोल रहे हैं बच रहा है, पर सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, इस पे तो होगा। और इधर आप ये भी देख रहे हैं कि इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान तो ओपन वॉर है। जितनी भी अफगानिस्तान की क्षमता, उनकी जो वॉर करने का स्टाइल है, उस स्टाइल से तो वो ओपन वॉर ही कर रहे हैं। पाकिस्तान के पुलिस वाले, रेंजर, सबको मार रहे हैं अपने स्टाइल में। और चाइना तक भी आप ये जाते देख रहे हैं। चाइना ताइवान का मतलब है जापान भी कहीं ना कहीं तो घुसेगा, और जापान अभी भारत होके गया है, क्योंकि अगर ताइवान जाता है तो जापान बहुत अनसेफ हो जाता है। तो इन अ सेंस आप 27 तक, 17 सितंबर आप मान रहे हैं से लेके एक युद्ध के बादल
छा सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, इसको हिस्टोरिकल रेफरेंस में लेते हैं। हाँ जी। 1907 में चलते हैं। 1907 में ये जो शनि का साइकिल चलता है ना, शनि का साइकिल चलता है 30 साल बाद, ये रिपीट होता है हर 30 साल बाद। शनि मीन पे आए, मेष पे आए, वहां पर 1914 में जंग शुरू हो गई, वर्ल्ड वॉर वन, जब वर्ल्ड वॉर वन हुई है। फिर उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर टू हुई है, उस समय भी शनि का साइकिल यही था। ये 1937 से लेकर 44 तक थे शायद, और इसी बीच हमने वर्ल्ड वॉर देखी है, दूसरी वर्ल्ड वॉर। हालांकि शनि जब मेष में से निकले वहां पर 1914 में, तब ये वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, लेकिन माहौल तभी पैदा हो गया था जब शनि मीन में और मेष में थे। अभी शनि मीन में चल रहे हैं, मेष में अभी अगले साल जून में आएंगे, कंप्लीटली मेष में आएंगे 23 फरवरी 2028 को। तो वहां से 28 से 30 का पीरियड तो मुझे बहुत खतरनाक लगता है। ये वाले जो 3 महीने ना अगले साल के, जून जुलाई अगस्त सितंबर वाले महीने, शायद 3-4 महीने रहेंगे यहाँ पर, फिर आगे रेट्रोगेट होकर वापस आएंगे मीन में, फिर आगे जाएंगे 23 फरवरी 2028 को। लेकिन ये जो साइकिल है, चाहे आप वर्ल्ड वॉर वन का साइकिल देख लीजिए, वर्ल्ड वॉर टू का साइकिल देख लीजिए, फिर बाद में आगे आ जाते हैं यूएसएसआर देख लीजिए, या फिर आप इंडिया में जो हुआ 1996 से लेकर 2004 के बीच में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर जो हमला हुआ, या इकोनॉमिक क्राइसिस आया, या डॉट कॉम बबल आया, ये सब तब हुआ भंडारी साहब जब शनि मीन, मेष और वृषभ में थे। और ये 3 राशियों में जब शनि चलते हैं तो ग्लोबल क्राइसिस लेकर ही आते हैं। वर्ल्ड वॉर वन भी इसी साइकिल में हुई, वर्ल्ड वॉर टू भी इसी साइकिल में हुई, आगे जाकर इंडिया चाइना भी इसी साइकिल में हुआ था, और इंडिया का पाकिस्तान के साथ 1971 वाला जब जंग हुआ, जब बांग्लादेश बना, उस समय भी शनि मेष राशि में थे। तो मेष राशि का शनि अल्टीमेटली ट्रिगर कर देता है, ग्लोबल पीस को डिस्टर्ब करने के जो सर्कमस्टांसेस हैं वो सारे बन जाते हैं। आज की डेट में वो ट्रिगर हो रहा है। जब शनि मीन में है वो ट्रिगर हो रहा है, जब मेष में आएगा तो ये वर्स्ट हो सकता है, बहुत सारी कंट्रीज इसमें कूद सकती हैं। इसीलिए जो मैं बार बार इकोनॉमिक इंडिकेटर के जरिए, या मैं अपने एस्ट्रोसाइकिल के जरिए जो लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट में बहुत ज्यादा हैवी पोजीशन नहीं होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि अक्टूबर के बाद नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको तैयारी इसकी 15 अगस्त के बाद ही कर लेनी चाहिए। जिस दिन शनि सूर्य का 6 एक्सिस बन गया, तब से बाजार टूटने शुरू हो सकते हैं, और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी हैवी लॉन्ग पोजीशंस नहीं रखनी चाहिए। और जिस दिन गुरु केतु के नक्षत्र में आ गए, गुरु केतु के नक्षत्र में आएंगे 31 अक्टूबर को, उसके बाद तो फुल्ली एग्जिट हो जाना चाहिए। चाहे आपका म्यूचुअल फंड है, चाहे आपके स्टॉक के पोर्टफोलियो हैं, ये एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है, ये इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है। लेकिन चूंकि नजर आ रहा है क्लियर, और ये मैं क्या क्यों रहा हूं भंडारी साहब, 1929 का डिप्रेशन गुरु केतु के नक्षत्र में, 1979 का फॉल, डाउ का फॉल गुरु केतु के नक्षत्र में, 2001 का डॉट कॉम बबल गुरु केतु के नक्षत्र में, 2008 का लेमन क्राइसिस गुरु केतु के नक्षत्र में, 2020 में जब फॉल शुरू होना था गुरु केतु के नक्षत्र में। और सिर्फ गुरु केतु के नक्षत्र में नहीं, गुरु केतु के नक्षत्र में, गुरु पाप ग्रहों के षटाष्टक में, और पाप ग्रह केंद्र में, ये सारी सिचुएशन बन रही है इस साल 16 नवंबर को। तो यहां पर मुझे लग रहा है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जब तक मंगल की सिचुएशन नहीं बदलेगी, अगले साल तक बाजार में संभलना मुश्किल होगा। जिनको लग रहा है कि निफ्टी बहुत ज्यादा हाई चले जाएगा, हो सकता है वो टेक्निकली अपनी जगह पर ठीक हो, 28,000 का निफ्टी हो सकता है, 29,000 का भी हो सकता है, लेकिन वहां से यदि वो टूटना शुरू हुआ तो फिर नीचे जगह नहीं मिलेगी। नीचे एक बार जरूर 2008 जैसे हालात, 2001 जैसे हालात जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आप तो एकदम पूरा बॉटम मार रहे हो कि रुकने की जगह नहीं मिलेगी, 2008-12 से कर रहे हो। पर मैं शेयर मार्केट पे आना जरूरी है, पर मैं उससे पहले थोड़ा गोल्ड पे आना चाहता था। और क्योंकि गोल्ड पे एक प्रधानमंत्री की सलाह आई कि मत लो, फिर दूसरी तरफ आया, जैसे आपने बोला कि मई में चाइना ने बोला कि भैया, और वैसे भी हिस्टोरिकली भी एक पर्सपेक्टिव में बात करें, अनसर्टेनिटी के टाइम पे लोग गोल्ड के लिए भागते हैं, जाते हैं। और भारत में तो इट इज नॉट ओनली एन एसेट, इट इज अ थिंग टू यूज ऑन एवरी स्पेशल ओकेजन। तो वो एक तरह से प्योर एसेट तो है ही नहीं है, एसेट तो था ही नहीं है, तो एक प्रेशियस चीज है जो आप हजार शुभ अवसरों पे यूज करते हैं। तो और सरकार कोई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की भी बातें कर रही है, बीच में सुनने में आता है ये स्कीम आ सकती है, वो आ सकती है, आपके घर में इतना सोना है, भारत में इतना सोने का रिजर्व है, तो उसको मोनेटाइज किया जा सकता है। आजकल हर चीज मोनेटाइज हो रही है। तो पहले तो आप ये सरकार की स्कीम्स आपके हिसाब से किस तरह की आ रही हैं, क्या गोल्ड की इंपॉर्टेंस उस तरह बढ़ रही है, और अगले 2-3 महीने आप गोल्ड को किस तरफ से देखते हैं, क्या हालात देखते हैं? देखिए, मुझे फिलहाल गोल्ड अच्छा नहीं लग रहा। आज की डेट में भी यदि आप मेरे को पूछे तो मुझे बहुत अपसाइड नहीं नजर आ रही, लेकिन मुझे हल्का करेक्शन जरूर नजर आ रहा है। और करेक्शन की डेट्स जो निकलती हैं वो अगस्त 2nd वीक निकलता है, और नवंबर का 6 से लेकर 22 तारीख,
ये डेट्स याद रखिएगा, यहाँ पर आपको बुलियंस में करेक्शन नजर आएगी। उसका रीजन आप समझिए, जब जब गोल्ड में बड़ा करेक्शन आया है 1979 से उठा लीजिए आप, 1979, 1980, 1981, बड़ा फॉल 2011, 2000 ये जो पिछले साल फॉल आया था अक्टूबर का, इसके अलावा जितने भी बड़े फॉल आए हैं, 10 बड़े फॉल यदि हम गोल्ड के देखेंगे तो सब में एक ही पोजीशन थी भंडारी साहब, शुक्र और शनि या तो आमने सामने है या शुक्र शनि कंजंक्शन में है। पिछले साल जब अक्टूबर में बाजार गिरा था, अक्टूबर थर्ड वीक की बात है, ये 16, 17, 18, 20 तक ये गिरा था, एक 20% का फॉल आ गया था इसमें एक हफ्ते में सिल्वर में। उस समय की सिचुएशन थी कि गुरु शुक्र और शनि आमने सामने थे, सेम कन्या राशि में शुक्र और मीन में शनि। ये दोबारा कन्या में आएंगे 1 अगस्त को, मीन में शनि होंगे और शनि वक्री होंगे, और बड़े फॉल्स में शनि वक्री ही थे। ये सिचुएशन बन रही है 1 अगस्त से, 1 अगस्त से सिचुएशन बन रही है। मंगल 2 अगस्त को बदलेंगे, जिस दिन मंगल बदलते हैं उस दिन बाजारों में अल्टीमेटली भूचाल आ जाता है। 2 अप्रैल सबको याद होगा, 2 अप्रैल को मंगल चेंज हुआ था, 8% गोल्ड एक दिन में, 7% एक दिन में गोल्ड गिर गया था। तो ये जो सिनेरियो बन रहा है और बड़ी बात कोइंसिडेंटली इसको यदि इकोनॉमिकली जोड़ के देखें तो 28 को फेड की मीटिंग है और 29 को उसका आउटकम निकलेगा। उस आउटकम का इंपैक्ट और मंगल और शनि, और 27 जुलाई को शनि वक्री हो रहे हैं, मंगल 2 को चेंज हो रहे हैं, बुध मार्गी होंगे 24 को, और जो सेकंड वीक ऑफ अगस्त है वो मुझे ज्यादा थोड़ा सा डिस्टर्ब नजर आता है। उसका रीजन ये है कि 2 ग्रहण है, एक 12 को ग्रहण है, एक 28 को ग्रहण है। 12 को सूर्य ग्रहण है, 28 को चंद्र ग्रहण है। इस ग्रहण के इर्द गिर्द जो प्लैनेटरी साइकिल बन रहा है उस दिन 11 मैं इसलिए पर्टिकुलर बोल रहा हूं क्योंकि 3 ग्रह उस समय पुष्य नक्षत्र में आ जाएंगे। जिस दिन सारे ग्रह एक नक्षत्र में होते हैं, 29 जनवरी को ऐसा ही हुआ था, 4 ग्रह हस्ता में थे, 29 जनवरी का फॉल हमने देखा, बहुत बड़ा फॉल था। तो पॉसिबल है 10, 11, 12 के आसपास एक हमें फॉल देखने को मिल जाए। ये पोजीशन जो इन्वेस्ट करते हैं या जो ट्रेड करते हैं उनको ये डेट्स याद रखनी चाहिए, यहाँ पर चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब है। इसके अलावा ये जो 6 से लेकर 22 नवंबर की डेट है उस समय भी शुक्र शनि आमने सामने होंगे, उस समय भी शनि वक्री होंगे। ये दोबारा शुक्र आगे जाएंगे, फिर वक्री होकर फिर कन्या में आएंगे, वहां पर सिचुएशन ऐसी बनेगी कि मैस क्रिएट हो जाएगा ग्लोबल मार्केट्स में, वहां पर क्रैश हमें देखने को मिल सकता है। तो यदि ऐसी सिचुएशन में एक फॉल आता है तो ये फॉल आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी गोल्ड को खरीदने की। गोल्ड लॉन्ग रन में यहां से डबल ट्रिपल होना चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है। उसका रीजन जो मैं आपको बात कर रहा था कि ग्लोबल जितने भी बैंक हैं पूरी दुनिया के, सारे गोल्ड का रिजर्व बना रहे हैं। उनको पता है कि डी डॉलराइजेशन की तरफ जाना है, उनको पता है कि डॉलर का कोई भरोसा नहीं है, अमेरिका डेट के अंदर है, अमेरिका का डेट का बबल कब फूटेगा किसी को पता नहीं है, 28 में फूट जाए, 27 में फूट जाए, लेकिन जिस दिन ये बबल फूटेगा उस दिन गोल्ड का भाव आप देखिएगा यहां से भागता हुआ नजर आएगा। तो गोल्ड, यदि सेंट्रल बैंक 25% ऑफ देयर पोर्टफोलियो गोल्ड है तो एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर आपके पास गोल्ड पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। ये एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल इंडिकेटर ये है भंडारी साहब कि जब जब शनि रोहिणी नक्षत्र में आते हैं गोल्ड जबरदस्त तरीके से भागता है। आप पिछला 60 साल का इतिहास देख लीजिए, 2 बार ऐसा हुआ रोहिणी नक्षत्र में, क्योंकि 30 साल बाद आएंगे। तो रोहिणी नक्षत्र में जब गोल्ड ये आते हैं तो 300% का गेन देते हैं, 1 साल के लिए रहते हैं, 1 साल। और ये भी होता है कि जब जब शनि मेष में आते हैं या अश्विनी में आते हैं तो गोल्ड गिरता है, तो अगले साल जून में भी गिर सकता है एक बार। लेकिन लॉन्ग रन में जिसके पास पोजीशन है उसको हर गिरावट पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। प्लैनेटरी साइकिल के मुताबिक मेरे पेज के ऊपर सारा कुछ चलता रहता है इसके साइकिल को लेकर। जैसे अभी हमने शनि वक्री हुआ है, 27 जुलाई को वक्री हो रहे हैं। पिछले 10 साल में जब शनि वक्री हुए उसका गोल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट था, ये मेरे पेज के ऊपर आ गया। पिछले 10 साल में जब शनि वक्री हुआ उसका मेटल इंडेक्स के ऊपर क्या प्रभाव था, ये मेरे पेज के ऊपर है। तो कोशिश करते हैं कि जो आज के इंडेक्सेस हैं या जो आज की कमोडिटीज हैं उसका पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा है जब सेम प्लैनेटरी साइकिल था, तो वो थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड हो जाता है और उसका रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा निकल आता है, समझने में आसानी हो जाती है। तो ये कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। मुझे लगता है कि गोल्ड हर गिरावट के ऊपर एक्यूमुलेट करना चाहिए। आज की डेट में गोल्ड मुझे ठीक नहीं लगता, बहुत ज्यादा डाउन अपसाइड नहीं नजर आती, आगे जाकर गिरावट आ सकती है, इसलिए बहुत ज्यादा हैवी पोजीशन नहीं होनी चाहिए। और मैं इसी के साथ, आप बोल रहे हैं शॉर्ट मतलब इमीडिएट टर्म में आप उसको बहुत नहीं कर रहे, पर आप जब मेजर डिप आ रहा है तो आप बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म उसका ठीक ही है। पर मैं इसमें एवरी डिप इज अ बाय, एवरी डिप इज अ बाय, एवरी डिप इज अ बाय। पर वो ये शेयर मार्केट में भी लोग कहते हैं, तो मैं इससे जोड़ना चाहूंगा कि जहां पे कहते हैं भैया डिप व्हेन मार्केट इज स्केयर्ड दैट इज द टाइम टू बाय, डिप बाय। पर अब लोग शेयर मार्केट को देख के कह रहे हैं, 1 साल से भारत की अगर बात करूं,
कि भाई कब तक डिप बाय करते रहो, कब तक डिप बाय करते रहो, सेंसेक्स कहाँ था, एक साल से क्या चल रहा है। और मैंने चाइना का एग्जांपल दिया जहाँ पे प्रॉपर्टी 20 साल के गेन्स वाइप आउट होना। आज अगर एक मानिए गुड़गांव में प्रॉपर्टी जो 15 करोड़ की है, 20 साल पहले वो 1.5 करोड़ की थी। तो 1.5 करोड़ में अगर आपको गुड़गांव में आज बंगला मिल जाए तो इकोनॉमी ही अलग हो चुकी है, लोगों की सैलरीज ही अलग हैं, लोगों की इनकम्स भी अलग हैं। क्या सैलरी थी 20 साल पहले वर्सेस आज पर प्रॉपर्टी प्राइस अगर 20 साल वाला पहुंच जाए तो वो अर्थक्वेक है। अब चाइना में कंट्रोल्ड अर्थक्वेक है या एक कंप्लीट कोलैप्स है, वहां पे मीडिया है नहीं तो बात बाहर सामने आती नहीं। बट क्या गोल्ड का जो आप डिप की बात कर रहे हैं उसी के साथ सरकार एक ला रही है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। इसको आप किस तरह देखते हैं फॉर एन इंडिविजुअल के लोगों में, भारत में तो बहुत ही डर है कि पहली बात गोल्ड कितने लोगों ने प्योर वाइट में लिया है कि आप इस तरह कर पाए, लोगों ने काला धन भी बहुत डाला हो उसमें। बट उस जी एस्पेक्ट को भी अगर आप कवर करना चाहें, पर जनरली आप इन स्कीम्स को कैसे देख रहे हैं फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन? देखिए, भारत में जो गोल्ड का लोन है ना, आप उसको उठा के देखिए उसका राइजिंग कितना है, बहुत जबरदस्त तरीके से वो राइज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि लोगों के पास इतना पैसा है, इतना गोल्ड पड़ा हुआ है कि वो उसके अगेंस्ट लोन भी ले रहे हैं। ये भी एक तरीके की मोनेटाइजेशन ही हो रही है। हालांकि वो बात अलग है कि उस गोल्ड को हम एक बैकअप गोल्ड की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, उसको रिसाइकिल करके उसके गहने नहीं बना सकते, उसका हमारी जो इंपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर कोई असर नहीं आता, वो अंदर है, अंदर ही खपत हो रही है। लेकिन जो सरकार की स्कीम है, मुझे लगता है कि एडवांटेज लेना चाहिए। लेकिन भारत में पता क्या स्थिति है, गोल्ड एक बार ले लिए तो बेचेंगे नहीं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इंडिया में गोल्ड लोग बेचना नहीं चाहते। हालांकि सरकार उसके ऊपर 2.5% का एडिशनल वो भी दे रही है, सबवेंशन भी दे रही है एक तरीके से। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा। लोग गोल्ड बेचना नहीं चाहते। बेसिकली लोगों को लगता है कि यदि मेरा गोल्ड लॉकर में पड़ा हुआ तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो वो उस बढ़ती वैल्यू से ही ज्यादा खुश हैं। और इंडिया में स्थिति यह है, एक इमोशनल अटैचमेंट होती है गोल्ड के साथ। मान लीजिए आपकी शादी हुई है ना, और आपके मदर ने आपकी बहू वाइफ को कुछ गहने दिए, तो वो गहने किसी भी हाल में वो मोनेटाइजेशन में जाकर उसको नहीं पिघला के उसको रीयूज नहीं करना चाहेंगी। भारत में ये एक देवताओं की करेंसी है। भारत में ये देवताओं की करेंसी है, इसलिए गोल्ड बेचा नहीं जाता। इसके साथ इमोशन जुड़े हैं, इसलिए गोल्ड बेचा नहीं जाता। सरकार स्कीम लेकर आ रही है, सरकार कोशिश कर रही है कि ड्यूटी बढ़ाकर इसको इंपोर्ट को कब किया जाए, और काफी हद तक सरकार सफल भी रही है। काफी इंपोर्ट डाउन आया है पिछले 2 महीने में, यदि हम डाटा देखते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा लंबे चौड़े लेवल के ऊपर सक्सेसफुल नहीं होने जा रहा। जिस तरीके से सरकार की ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम आई थी, वो उसमें सरकार बहुत बुरे तरीके से पिटी है। इसमें भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा गेन नहीं मिलेगा। हाँ, जिनके पास गोल्ड उसमें पड़ा है, बिस्किट्स के शेप में या गिनीज के शेप में पड़ा है, वहां पर हो सकता है कि लोग इसको यूज कर लें, इसका मोनेटाइजेशन करवा के, और नेशनल इंटरेस्ट में इसका यूज हो जाए। या जहां पर टेम्पल्स में गोल्ड पड़ा है वो यूज हो सकता है। इंडिविजुअल गोल्ड जो पुश्तों से चलता आ रहा है, उसकी प्योरिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, इसके साथ इमोशन जुड़े हैं, वो गोल्ड मुझे लगता है वो नहीं हो पाएगा। वो लोकर में ही पड़ा, लोकर में पड़ा रहेगा, लोग लोकर में ही देके खुश रहेंगे। जी, अब मैं गोल्ड से आता हूं सिल्वर पे। सिल्वर को आप किस तरह देख रहे हैं आने वाले समय में? सर देखिए, सिल्वर जो है ना, सिल्वर का साइकिल बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। मेरे पास एक बुक है, द स्टोरी ऑफ सिल्वर। उसमें 150 साल की हिस्ट्री दी हुई है सिल्वर की। हमने 1979 में इसका हाई बनते हुए देखा था, लगभग $50 के आसपास। फिर वो हाई हमें दोबारा नजर आया था 2011 में। इतने साल के पीरियड के बाद वो हाई बना, फिर वो वहां से गिरा, और दोबारा वो 2025 में वो ऐसे कर्व बनती है। जब हम चार्ट पे आते हैं ना, मंथली या ईयरली चार्ट पे आते हैं, तो ऐसे कर्व बनती है। वो इसने 2025 में तोड़ा। तो वो तो मुझे लगता है वो हाई तो जो है वो एक बार ब्रीच किया है, वो एक डिफेंडिंग फोर्स बन गया है उसको टेक्निकल चार्ट में यदि हम देखते हैं। यदि हम इसको एस्ट्रो में देखते हैं, तो जब जंग लगेगी या जो प्लेनेटरी साइकिल बन रहा है, उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन होती है। सिल्वर प्रीशियस मेटल के साथ इंडस्ट्रियल मेटल भी है। यदि इंडस्ट्रियलाइजेशन स्लो होता है, इकोनॉमी स्लो होती है, तो उसका अल्टीमेटली इंपैक्ट सिल्वर के ऊपर आएगा। इसलिए मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, चाहे वो मेरे इंडिविजुअल क्लाइंट्स हैं या यूट्यूब के ऊपर जितने भी लोग हैं, मैं सबको ये सलाह देता हूँ कि सिल्वर में हैवी पोजीशन नहीं होनी चाहिए। सिल्वर बहुत वोलेटाइल है। आगे जाकर हो सकता है कि सिल्वर आपको $150 भी दिखा दे एक बार तो, लेकिन वहां से गिरा तो दोबारा फिर $50 के आसपास आ सकता है। जिस समय इसका साइकिल है ना गोल्ड के डाउन होने का, वही सिल्वर के डाउन होने का भी साइकिल है। बेसिकली वो सिल्वर के डाउन होने का ही साइकिल है। अगस्त सेकंड वीक और नवंबर आपका 6 से लेकर 22 नवंबर के बीच में। तो वहां पर डिप पे अपॉर्चुनिटी है बाय करने की, लेकिन बहुत हैवी पोजीशन उसमें नहीं होनी चाहिए।
यदि आप बहुत ज्यादा ग्रीड करते हैं तो बहुत ऊपर फंसेंगे। 29 जनवरी को जब बाजार गिरा, लोग 4,20,000 की चांदी खरीद के बैठे, फिजिकल में खरीद के बैठे, आज तक कवर नहीं हुई। तो यदि वो सोच रहे हैं कि वो भाव आएगा, तो अभी वो भाव चार्ट पे तो नजर नहीं आता, एस्ट्रो चार्ट पे तो नजर नहीं आ रहा। नरेश जी, अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन पूछूं अगर आपसे कि अगर अगला साल हो तो क्या गोल्ड बेहतर रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए या सिल्वर बेहतर रहेगा? एस्ट्रो साइकिल पूछेंगे तो गोल्ड अच्छा है। गोल्ड अच्छा। एस्ट्रो साइकिल पूछेंगे तो गोल्ड के लिए अच्छा है, क्योंकि गोल्ड हिस्टोरिकली इस साइकिल में अच्छा चला है। हाँ, इतना जरूर है कि जब शनि जून में आए मेष राशि में, तो थोड़ा सा हल्का उसको करिए, अपनी पोजीशन रखिए कैश में, आगे आपको डिप में मौका मिलेगा फिर रखिए। रोहिणी में वो जबरदस्त आपको गेन देके जाएगा जब रोहिणी में आएगा। और सिल्वर का आप मान रहे हैं बहुत वॉलेटाइल और नॉर्मल इन्वेस्टर्स को उसमें नहीं? बहुत वॉलेटाइल रहेगा, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन होने वाली है। मैं अपने पेज के ऊपर पिछले साल जून में एक वीडियो डाला था कि रिसेशन जो है वो नवंबर 2026 में हिट करेगा। आज पूरे यूएस में, पूरे यूरोप में ये बात हो रही है कि नवंबर दिसंबर में रिसेशन हमें देखने को मिल सकता है। हमने उसको रिसर्च बेस्ड एस्ट्रो साइकिल के ऊपर बोला था, अब ये इकोनॉमिक इंडिकेटर के साथ बोल रहे हैं, सारे ही बोल रहे हैं अब तो कि नवंबर दिसंबर ये इस साल का लास्ट क्वार्टर अच्छा नहीं है। तो वो चार्ट पे नजर आ रहा था, एस्ट्रो चार्ट पे पहले नजर आ गया, इनको बाद में इकोनॉमिक चार्ट के ऊपर नजर आया। सारे अब एआई बबल की बात कर रहे हैं, एआई बबल अल्टीमेटली फूटेगा, इसको थोड़ा सा टाइम दे दिया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बाजारों की हालत बहुत खराब होने वाली है। जी, मैं बाजारों पे ही आ गया, तो आप एआई बबल, आपने दोनों टॉपिक खुद ही छेड़ दिए जिसमें मैं आना चाह रहा था। एआई एक समय लगा, भारत के अगर कॉन्टेक्स्ट में बोलूं, कि भारत ने वो रेस में बहुत पीछे रह गया, भारत ने उतनी R&D नहीं करी, उतना इन्वेस्ट नहीं किया। अब यूएस में बात चल रही है कि एआई बढ़ता जाएगा, पर लोग कह रहे हैं बबल भी है, स्टॉक्स गिर भी रहे हैं। उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट भी एक हिस्सा है, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी खुद ही क्रिएट करे जा रहा है, मार्केट को अनसर्टेनिटी अच्छी नहीं लगती। बट आप किस तरह देख रहे हैं भारतीय शेयर मार्केट, क्योंकि साउथ कोरिया में एक कुछ दिन पहले ब्लड बात हुआ, वो चल भी रहा है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में किस तरह आप देख रहे हैं शेयर मार्केट आने वाले समय में? देखिए, इंडिया टोटली ग्लोबल मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। कल डाउ 500 पॉइंट गिरेगा तो अगले दिन सुबह हमारा निफ्टी भी 200 पॉइंट 300 पॉइंट शेड हो जाता है। तो हम ग्लोबल मार्केट को फॉलो करते हैं। लेकिन एक चीज पिछले महीने में थोड़ी सी पॉजिटिव ये हुई है कि एफआईए ने सेलिंग कम की है। एफआईए सेलिंग कम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एफआईए बाजार में अब दोबारा लौटना चाहते हैं। अब किस हद तक लौटेंगे, कितना लौटेंगे, क्योंकि रूपी तो डेप्रिशिएट कर रहा है, उनका पैसा तो वहीं पर घुस जाता है जब रूपी डेप्रिशिएट करता है। 4-5% की उनको डेप्रिसिएशन झेलनी पड़ती है जब पैसा वापस जाता है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जब ग्लोबल मार्केट के ऊपर इसका प्रभाव आएगा तो अल्टीमेटली इंडिया की इक्विटी के ऊपर भी आएगा। इंडिया की इक्विटी में आप यदि डाटा को देखेंगे भंडारी साहब, तो 2020 से लगातार नेट सेलर है एफआईआई। एफआईआई यदि नेट सेलर है तो डीआईआई कितना ही पैसा डाल लेगा। जिसने पैसा डाला पिछले साल म्यूचुअल फंड में, उसका पैसा जो है वो रिटर्न नहीं दे रहा, उस एक्सपेक्टेशन से रिटर्न नहीं दे रहा। और यदि ये पैसा कम होना शुरू हो गया, जो एसआईपी का पैसा आता है 25 से 30 हजार करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट हर महीने आती है एसआईपी मोड में, जिस दिन नॉर्मल इन्वेस्टर को लगा कि यहाँ पर चीजें अच्छी नहीं है, यहाँ पर वो रिटर्न नहीं मिल पा रहा, उस समय बाजार में यदि डीआईआई ने सेल करना शुरू कर दिया या एसआईपी बंद होनी शुरू हो गई, उस समय देखेंगे कि बाजार संभले नहीं संभलेगा और हमारा बाजार इससे अछूता नहीं रह सकता। मुझे निफ्टी अभी भी डाउन लगता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में निफ्टी में नहीं रहना चाहिए। हमारा बाजार डोमेस्टिक इन्वेस्टर ही संभाल के बैठा हुआ है। एफआईए हमारे ऊपर भरोसा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि एक तो हमारा करेंसी वाला जो है वो फैक्टर है, बहुत बड़ा है। दूसरा, हमारी वैल्यूएशन उनको लगता है कि बहुत हैवी साइड पे है। हमारे मुकाबले में चाइना सस्ता है। यदि हम पी रेशो की बात करते हैं या बाकी चीजों की बात करते हैं तो उन्हें चाइना सस्ता लगता है, उन्हें अदर इमर्जिंग मार्केट सस्ती लगती है। हमारा मार्केट उन्हें थोड़ा सा अभी भी महंगा लग रहा है, इसलिए वो नेट सेलर ही बने हुए हैं। 26 में भी नेट सेलर है, 20 से लगातार वो नेट सेलर ही बने हुए हैं। जी, अब मैं इससे शेयर मार्केट में पर आपको कुछ सेक्टर्स लग रहे हैं कि क्या जो सेक्टर है, क्योंकि भारत एक मिडिल क्लास ऑनवर्ड्स अब यूएस की दिशा में जा रहा है और मिडिल क्लास इंक्रीजिंगली अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू शेयर मार्केट में घुस चुकी है। कुछ लोग निकल भी रहे हैं, क्योंकि जिसको शेयर मार्केट इनकम के लिए चाहिए इमीडिएट टर्म्स में, वो कह रहे हैं कि भाई एफडी का रिटर्न वर्सेस हमने अगर गलत शेयर में लगा दिया, जो कॉन्वर्सेशन पिछले 3-4 साल से नहीं होती थी। सबको लग रहा था कि भैया एसआईपी में डालते रहो, म्यूचुअल फंड है वो बढ़ता रहेगा। पर आजकल जब लोग आते हैं, वो बात करते हैं, तो ये बात चर्चा होती है, स्पेशली जिनको हर महीने कुछ इनकम चाहिए। तो आप कुछ सेक्टर्स देख रहे हैं या आप एक पूरा डाउनफॉल देख रहे हैं मार्केट में, आपको लग रहा है कुछ सेक्टर्स ब्राइट स्पॉट हो सकते हैं इसके अंदर? मुझे इस सारी सिचुएशन में भी डिफेंस अच्छा लगता है। मेरे पेज के ऊपर भी मैं लगातार बात करता हूं कि मुझे डिफेंस अच्छा लगता है। डिफेंस इसलिए क्योंकि यदि जंग चल रही है पूरी दुनिया में तो अल्टीमेटली डिफेंस का प्रोक्योरमेंट बढ़ेगा। हमने देखा कि 56,000 करोड़ रुपए का सरकार ने अभी भी एक जो है वो बजट पास किया है प्रोक्योरमेंट के लिए।
तो डिफेंस मुझे अच्छा लग रहा है इंडिया में, और डिफेंस सेक्टर में स्टॉक आपको देखने हैं। मैंने अपने पेज पे एक वीडियो डाला भंडारी साहब की 16 जनवरी से लेकर 26 जून तक, मुझे 22 जून तक सॉरी, डिफेंस अच्छा लगता है। तो उसमें कुछ लोगों ने ऐसे स्टॉक्स ले लिए जहां पर रिटर्न नेगेटिव हो गए। वो कारण ये रहा कि सरकार ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेने थे, वो उन कंपनीज, बड़ी कंपनीज को ना देके प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को दे दिए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, एचएएल और बीएल जैसे स्टॉक जो है वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन यदि हम उसको पूरे म्यूचुअल फंड में लेकर आते हैं, डिफेंस के जो इंडेक्स पे लेकर आते हैं, तो वो डिफेंस का इंडेक्स निफ्टी के मुकाबले 3 गुना बढ़ गया। तो यहाँ पर ये एक साइकिल था मंगल का, जब मंगल इसमें थे आपके मेष राशि, मकर राशि से चले आगे, मकर, कुंभ, मीन और मेष में थे। तो ये साइकिल अभी भी चलेगा क्योंकि मंगल साल के मंत्री हैं। डिफेंस का साइकिल अभी भी चलना चाहिए, डिफेंस मुझे अच्छा लगता है। एनबीएफसी मुझे अच्छी लगती है, बैंकिंग इस साल भी चलना चाहिए। और आगे जाकर यदि हम सेक्टर एलोकेशन की बात करते हैं तो फार्मा चलेगा। फार्मा मुझे लगता है कि एस्ट्रोसाइकिल के मुताबिक बहुत अच्छा है। जी, एक सवाल क्योंकि हमने गोल्ड सिल्वर की बात की है, भारत धीरे धीरे स्पेशली जो ज्यादा वेल ऑफ है वो अदर मेटल्स में भी जा रहे हैं, तो आप बाकी कौन से मेटल्स को किस तरह देख रहे हैं इन द 2026 और 27 की बिगिनिंग में? देखिए, मुझे पैलेटियम और पैलेडियम भी अच्छे लगते हैं, और यहाँ पर साइकिल वही रहेगा। ये जो गिरावट वाला साइकिल है, प्रीशियस मेटल के सारे साइकिल सेम है। गोल्ड और सिल्वर पे जो साइकिल लागू होगा वो उस पर भी लागू होगा। पैलेडियम मुझे अच्छा लगता है, पैलेडियम में आपको अच्छे गेन देखने को मिल सकते हैं। जी, एक क्वेश्चन में जाते जाते जाऊंगा भारत की, क्योंकि आपने वॉर की भी बात करी, हमने इकोनॉमी करी, भारत की इंटरनल सिक्योरिटी की, कि भारत के भी बहुत चैलेंजेस हैं इंटरनल सिक्योरिटी को लेके। आप किस तरह देख रहे हैं कि जब इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है उसमें बहुत इजी बन जाता है किसी भी देश के अंदर अनरेस्ट क्रिएट कर पाना, यंगस्टर्स की जॉब जाती है, यूथ में फ्रस्ट्रेशन होता है, इकोनॉमिक प्रेशर आता है। आप जैसे बात कर रहे हैं 17 सितंबर से वॉर के हिसाब से, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इकोनॉमिक स्ट्रेस के हिसाब से, तो क्या भारत के अंदर कुछ आप इंटरनल थ्रेट्स भी देख रहे हैं या आपको लगता है सरकार उसको आराम से मैनेज कर लेगी? नहीं, गवर्नमेंट जो है वो उसको अल्टीमेटली मैनेज तो कर ही लेगी, लेकिन यदि दिल्ली में ब्लास्ट हो सकता है, जो हमने पीछे विटनेस किया लाल किला के आसपास, या फिर हमने पहलगाम में विटनेस किया था, इस तरह की शरारत तो पाकिस्तान कभी भी कर सकता है। यदि ये एरिया डिस्टर्ब है, पाकिस्तान पीओके में डिस्टर्ब है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में उलझा हुआ है, तो अल्टीमेटली ध्यान हटाने के लिए इंडिया में कुछ ना कुछ वो जरूर करवा सकता है। ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को भी पता है, और एस्ट्रोसाइकिल भी इंडिकेट कर रहा है कि जब सूर्य शनि के सामने है तो हमें सावधान थोड़ा सा रहना ही पड़ेगा। इस एरिया में खासतौर पर नॉर्थ इंडिया में अनरेस्ट जो है वो करने की कोशिश की जा सकती है। जी, धन्यवाद नरेश जी, आपने समय निकाला और ये सारी चीज़ों को इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से आपको क्या लग रहा है, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स क्या कह रहे हैं, वो संकेत देने के लिए, लोगों को सावधान करने के लिए कि किस दिशा में चीज़ें जाती हुई दिख रही हैं। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।